नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये खास पेशकश 1.25 लाख टके के और तमाम दर्शक जो हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज फेस्टिवल सीज़न में आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तमाम दर्शकों को क्रिसमस की बहुत सारी बधाई। और अब इस समय जो है बाज़ार कहाँ अगला करवट लेगा, यहाँ पे बाज़ार कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर ऐसे में दर्शकों के बीच में बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के। लेकिन इससे पहले हम लोग जोड़ते हैं अरुण मंत्री साहब को। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले सॉरी फॉर डिले, आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर जी कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हर जी आपको बोनस के पूरे परिवार को, पूरी प्रोडक्शन टीम को मैरी क्रिसमस और वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको भी और आपके पूरे परिवार को और हमारे बोनस परिवार को भी नए वर्ष की, साथ में क्रिसमस की ढेर सारी बधाई सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि थोड़ा सा अब 2-3 दिन बचे हैं सर पूरे साल को ख़त्म होने में, अब मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूँ क्योंकि 2025 में पैसा बनाना निवेशकों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी टफ जॉब रही सर। आपको क्या लगता है 2026 क्या एक बेहतर विकल्प लेकर आएगा? यहाँ पर रिटर्न के लिहाज से क्या बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है? जी मुझे लग रहा है 2026 भी डिफिकल्ट टाइम ही रहेगा मार्केट के लिए, पर उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना 2025 था। जो अभी तक की प्रेडिक्शन है, 2025 थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि एक तो मार्केट गिरा नहीं है और स्टॉक्स गिर चुके हैं, पर हो सकता है नेक्स्ट 2026 में आपको मार्केट ज्यादा चले नहीं, पर स्टॉक्स थोड़े चल सकते हैं। तो मेरा थोड़ा व्यू आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाला रह सकता है 2026 का साल, पर एक ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी 2025 के कंपैरिजन में, क्योंकि 2025 में काफी कुछ मार्केट ने देखा है, काफी वॉर्स देखे हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स देखे हैं, काफी इंटरनेशनल इवेंट्स भी देख चुका है। ट्रेड वॉर्स हो गया या फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, सब कुछ मार्केट ने पचा लिया है। रुपये का डेप्रिसिएशन भी मार्केट ने पचा है। तो हो सकता है 2026 भी थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट रहे मार्केट के लिए, पर उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना 2025 था। तो मेरा थोड़ा पॉजिटिव व्यू है मार्केट पे, और हो सकता है आपको जो सबकी तकलीफ थी कि मार्केट चल रहा है पर पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, पर मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर जो रहेगा उसमें आपका पोर्टफोलियो भी चल सकता है, क्योंकि मेरा व्यू है कि मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ये अगला, बल्कि मेरा सवाल भी यही था सर, क्योंकि हम लोग कई तरह की रिसर्च देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो उसमें सर निकल के आ गई, अगर आप 2600 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स देखें यहाँ पर, तो उसमें करीब करीब 90% ऐसे स्टॉक रहे जो कि 20% से ज़्यादा नीचे गिरावट, अपने 52 वीक हाई से 20% नीचे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। और 20% का ट्रेड करने का, नीचे करने का मतलब साफ तौर पे बेरिश ट्रेंड को दिखाता है। सर आप ये देखिए कि मतलब 2600 स्टॉक्स में 90% नीचे हैं, 20% अपने 52 वीक लो से, और यही जो असर है वो हम निवेशकों के पोर्टफोलियो में साफ तौर पर देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो अब बदलता हुआ दिखेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो निवेशक हैं, निवेशित हैं, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। निफ्टी की हम लोग बात तो लगातार, निफ्टी 50 की तो हम लोग लगातार बात करते ही हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके का जो ये डाटा शो करता है चीज़ें सर, वो क्या कंसर्निंग चीज़ है यहाँ पर? जी आपने सही कहा, अब कंसर्निंग तो है, क्योंकि पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट कितना भी चलेगा, अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा तो वो एक फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी कि मार्केट ने पैसा कुछ कमा के दिया है, तो डेफिनेटली कंसर्निंग बात है। पर मेरा व्यू वही है, मिड कैप स्मॉल कैप जो अभी गिर चुके हैं, मुझे लग रहा है ये अपने नियर बाई बॉटम के आसपास है। एक ही दिक्कत रहेगी, अगर अर्निंग्स नहीं आती है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक के बाद आपको अर्निंग शुरू हो जाएंगी, जहां पे आपको थर्ड क्वार्टर के अर्निंग्स आना शुरू होंगे इंडिया आईएनसी के। तो मुझे लग रहा है अर्निंग्स अगर थोड़ा सपोर्ट कर देती है मार्केट को, तो बजट के आगे और अर्निंग सपोर्ट से मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करना चाहिए। तो कंसर्निंग फैक्टर जरूर है जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप की बात है, पर मुझे लग रहा है अगला साल थोड़ा ज्यादा बेटर है जी। क्योंकि सर आपने अर्निंग्स की बात की, क्योंकि हम लोग भी बस अब इंतजार कर रहे हैं Q3, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ऐसी है कि Q3 बेहतर होगा, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए कि रुपये जो है वो बुरी तरीके से डेप्रिशिएट होता हुआ दिखा सर। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि एफआईज तो हम लोग लगातार देख ही रहे हैं कि भाई सब जानना चाहते हैं कब लौटेंगे। यहाँ पे स्थिति शॉर्ट कवरिंग की पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिल रही है, वो बहुत हल्के शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, सारी जो स्थिति है दारोमदार जो है वो हम ट्रेड डील पे देख रहे हैं, शायद यही एक वजह है, हालांकि आप बेहतर बता पाएंगे कि भाई क्यों आंखें नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रेड डील का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर। अगर नहीं होती सर, और अगर होती है तो कौन से लेवल्स बाजार में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि देखते देखते सर पूरा साल निकल गया है यहाँ पर, तो ट्रेड डील नहीं हो पाई, और अभी भी देखिए असमंजस बना हुआ है।
तो अगर होती है तो हम लोग निफ्टी के कौन से नए लेवल्स देख सकते हैं, और अभी अगर नहीं स्थिति, मतलब नहीं का मतलब ये कि और लंबा फेज देखने को मिलता है, तो फिर क्या यही टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलेगा, तब कौन से लेवल्स आ सकते हैं? देखिए हर्ष जी, आपने एकदम सही कहा। ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशन थी कि वो नवंबर में होनी चाहिए थी, नवंबर में नहीं हुई। अब दिसंबर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में ऑलमोस्ट कॉमर्स मिनिस्टर का बयान भी आ गया था कि हो सकता है ट्रेड डील आपको मार्च तक होती हुई नजर आए। जैसे ही ये बयान आया, आपने देखा इंडिया भी जो है वो 11-12 से जो भी फिसलता और 10 के आसपास आ चुका, फिर कोई वोलेटिलिटी मार्केट में बची नहीं। इसीलिए नहीं बची क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट में वापस आपको एक मूव या वोलेटिलिटी देखने को मिले। इंडिया विक्स अपने लोएस्ट के आसपास आ चुका है। पर आपने सही कहा, ट्रेड डील में टाइम लग सकता है, जो कि ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि दिसंबर में कुछ मिनी डील या कोई कोई चीजों पर सहमति बनेगी, वो भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है अभी ये जो चीज चल रही है, अभी बजट के बाद ही आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है नहीं। हो सकता है थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज बीच बीच में आती रहे, पर जो कंक्लूडिंग डील रहेगी, मुझे लग रहा है बजट के बाद ही होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। अब मैं आपसे सर ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लैरिटी दी। अगर टारगेट्स, अगर इट्स अप टू यू सर, अगर आप टारगेट शेयर करना चाहें यहाँ पे निफ्टी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कुछ 29,000, कुछ 30,000, कुछ 32,000, इस तरह के टारगेट्स लेकर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है यहाँ पे, और खासतौर पर बजट को देखते हुए, क्योंकि सर पिछले एक साल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लीजिए, चाहे जीएसटी की बात कर लीजिए, चाहे ब्याज दरों की बात कर लीजिए, और बजट में भी एक्सपेक्टेशंस जो है यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की निकल के आ रही हैं कि क्या हो सकता है कि टैक्सेशन को लेकर और बड़ी रियायत मिलती हुई दिखे यहाँ पर, एसटीटी और दूसरी तमाम तरह की चीज़ों को लेकर यहाँ पर। आपका क्या नज़रिया है सर, और क्या आप देख रहे हैं कुछ लेवल्स अगर आप सुझा पाएँ हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, जहां तक सपोर्ट की बात है, जो हमने निकाले हैं 25,700, 25,400, ये जो लेवल्स है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। जहां तक मैं बजट तक का व्यू दे रहा हूँ, मैं लंबा व्यू नहीं दे रहा हूँ, बजट तक का व्यू या फिर जनवरी का व्यू जो है, 25,400, 25,700 ये होल्ड कर सकता है मार्केट नीचे में। ऊपर में मुझे लग रहा है 26,800 से 27,000 तक के लेवल्स निफ्टी में आ सकते हैं। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, इसलिए मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। गिरावट पे आपको निफ्टी में या फिर मार्केट में बाई साइड ही रहना चाहिए। 25,400 से 25,700 के बीच में मार्केट अगर आता है, तो काफी अच्छा वहां पे एक सपोर्ट मार्केट को फिर मिल सकता है। ऊपर में 26,300 के आसपास एक बड़े रेजिस्टेंसेस है, मुझे लग रहा है मोर और लेस वो कुछ दिनों में शायद आपको निकलते हुए नजर आए, और 26,800, 27,000 तक के लेवल्स बजट के पहले शायद आपको देखने को मिले। कंसर्न एक ही है, अगर मैं रिपीट करता हूँ कि अर्निंग्स अगर नहीं आती है, अगर मैं रिपीट करता हूँ, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स खराब होती है, देन मार्केट आपको 25,400 के नीचे इजीली आपको जाता हुआ नजर आएगा। इजीली के मेरा मतलब है, आपको जब भी मार्केट को ये भनक लगती है कि अर्निंग्स खराब हो रही है, तो आपको एक बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आएगा, चाहे वो ट्रेड डील होगी नहीं होगी या सेकेंडरी है। अर्निंग्स जो है हर्षजी, वो एक ब्लड है मार्केट का। अगर ब्लड में अगर अर्निंग्स में अगर इजाफा नहीं होता है, इंप्रूवमेंट नहीं होता है, देन कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए मार्केट में, उसको सेल ऑफ होके ही रहेगा। इसलिए अर्निंग्स पे जरूर नजर रखें। एक ही एक्सेप्शन है, अगर अर्निंग्स अच्छी आ जाती है, तो मुझे लग रहा है मार्केट तेजी से ऊपर जा सकती है। बिल्कुल सर, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, और इस दर्शकों को भी हम लोग लगातार ये मैं जानकारी देता रहता हूँ। देखिए, शरीर को चलने के लिए खुराक चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, एक अच्छी डाइट चाहिए होती है, और स्टॉक को चलने के लिए भी साफ तौर पे जो है एक अर्निंग चाहिए होती है। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, ऑर्डर बुक, तमाम तरह की चीज़ें, वो कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसी लेवल पर ही वापस आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अर्निंग। अब सर हम लोग कल की बात करते हैं। कल बाजार जो है किस लेवल्स, कौन से लेवल्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि आपने यहाँ पे ये तो बता दिया जनवरी फरवरी तक का, आपने जो नज़रिया यहाँ पे दिया बजट तक का, कि भाई 25,400 700 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 26,800 और 27,000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब सर अगर हम लोग कल के मार्केट्स की बात करें, तो सर एक रेंज बाउंड में पिछले 2-3 दिन से देखें तो बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक मार्केट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। 26,000 और 26,100 के ऊपर एक अच्छा खासा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पुट राइटर्स की पोजीशन 26,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा, ओआई जो है वो सबसे ज़्यादा है सर। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे कॉल राइटर्स की बात करें, तो यहाँ पे 26,200, 26,300 यही वो नंबर है। और मैं कल ये देख भी रहा था कि 26,216 के आसपास पहुँचता हुआ देखा, और यही जो था सबसे ऊपर का क्लोजिंग लेवल भी था सर यहाँ पर। अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब बाजार ने 26,325 का हाई लगाया था। कल के हिसाब से सर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर बाजार में, क्या आपको लग रहा है कि एक रेंज की यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ओआई सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आसपास के लेवल्स में, 150 ऊपर और 150 नीचे, या फिर ये जो रेंज है वो टूटती हुई दिख सकती है? बिल्कुल, 25,900 और 26,200, 26,300 इसी के बीच में मार्केट में रेंज बनी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है, अभी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है।
26,000 26,050 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आपको निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए। 25,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 200-300 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहना चाहिए। दर्शक हैं सर, यहाँ पे राजू जी कह रहे हैं कोल इंडिया के ऊपर फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सर कोल इंडिया में हमने देखा पिछले 2 दिनों में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी। खबर निकल के आई कि जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी है जाकर जो कि साउथ ईस्ट कोल फील्ड है और साथ ही यहाँ पे महानदी कोल फील्ड जो है उनकी लिस्टिंग को मंजूरी मिल गई है। और हमने अपने दर्शकों को ये भी बताया था कि दोनों कंपनियों का योगदान जो कोल उत्पादन में है करीब एक का 22%, एक का 29% के आसपास है। सर इस लिहाज से और ख़ास तौर पे अगर कोल इंडिया की हम लोग बात करें, यहाँ पर बहुत ही धीमे धीमे गति से चलने वाला ये स्टॉक है, क्या करना चाहिए कोल इंडिया में? कोल इंडिया मुझे लग रहा है स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रह सकता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी का आईपीओ आता है इनकी सब्सिडरीज का तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस रहा है और एक मिनरल्स वाली या कह सकते हैं माइनिंग वाली कंपनी में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कोल इंडिया, एनएमडीसी, जीएमडीसी, ये तीनों पे मेरा शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव है। जहां तक कोल इंडिया की बात है 440 445 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, इसमें खरीदारी करके चली जा सकती है यहाँ पे। सर शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर मिड टर्म के लिहाज से आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है जो आपको लगता हो ये बेहतर हो सकता है? सर जी, एक स्टॉक है जो हमने रिसेंटली इस पे एक रील के थ्रू भी एक कह सकते हैं सोशल मीडिया पे डाला है। जो एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। यूजुअली मैं ऊपर यदि ज्यादा स्टॉक्स को बाय नहीं करता, नीचे बाय करने की कोशिश करता हूँ। पर आईआईएफएल फाइनेंस 590 से 600 के बीच में इसको बाय करना है। और ये स्टॉक ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हो सकता है। 650 670 तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। आज तो मार्केट बंद है, तो कल शायद मार्केट थोड़ा नीचे खुले तो हो सकता है आपको 590 तक ये स्टॉक मिल जाए। 590 595 के बीच में मिलता है तो बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करेगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे, 2-3 दिन का व्यू नहीं है, 1-1.5 महीने का व्यू लेके चले। 670 के टारगेट आ सकते हैं और 570 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ठीक है सर, आईआईएफएल फाइनेंस की बात की आपने और जो है अभी 670 तक के आसपास के सर लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। आपका कहना है यहाँ पे जनवरी तक के आने वाले हफ्तों के हिसाब से, और यहाँ पे 570 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। खासतौर पे अगर मैं येस बैंक की बात करूँ तो निवेशकों को उम्मीद थी कि ये टर्न अराउंड करेगा, लेकिन क्योंकि Q2 में भी हमने देखा नेट इंटरेस्ट मार्जिन था उसमें एक डिप देखने को मिल रहा था, अगर उस Q1 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर, और एक ही रेंज में ये जो स्टॉक है वो फंसा हुआ है। निवेशक ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई ये जो टर्न अराउंड की स्टोरी है, जो मान के चल रहे थे कि भाई ये कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी हुई कि पहले तो खबरें इस तरीके की आई कि जो सुमितोमो मुत्सुई है वो 51% के आसपास जो है एक्वायर करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी आई कि 24.99% यानी कि 25% जो है वही एक्वायर, इससे ज़्यादा जो एक्विजिशन है वो होता हुआ नहीं दिखेगा। इतनी ही यहाँ पे होल्डिंग रहती हुई दिखेगी। आपका क्या मानना है, येस बैंक में आपको टर्न अराउंड की स्टोरी दिख रही है या फिर अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, देखिए येस बैंक में हमें लगता है बिल्कुल टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। जो चार्टिकली नजर आ रहा है, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, खबरें बनी हुई हैं, पहले भी हमने इस स्टॉक पे बात की है। थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल के नजरिए से हमने इस पे बात की है और 40 रुपए तक के टारगेट सुझाए हैं। वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। आप देखिए स्टॉक में करीब 17 रुपए के रिसेंटली लो के बाद 24 रुपए तक अपसाइड मूव आया, वहां से हेल्दी 50% का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। 50% एक हेल्दी माना जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। हमें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक में बाउंस बैक आना चाहिए। 1 से 1.5 साल के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए। 40 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18 का। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पे सलीम साहब, वो जमुना ऑटो पे जानना चाह रहे हैं। इन्होंने जो बाइंग करी है वो 95 रुपीज़ पे करी है। अब कह रहे हैं कि सर अगला टारगेट क्या होगा। जमुना ऑटो, हम दर्शकों को बता दें कि ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बेसिकली कमर्शियल गाड़ियों के लिए चाहे स्प्रिंग हो या दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका क्या मानना है सर, अगर मैं इसके प्राइस की अगर हम लोग यहाँ पे अभी देखें तो करीब करीब यहाँ पे 126 के भाव पर ट्रेड कर रहा है, और इन्होंने जो खरीदारी की थी वो 95 के भाव पे खरीदारी की थी। सलीम साहब, तो आप तो अब अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये होता है, निवेशकों के मन में सवाल आता है कि भाई अब इतना मुनाफा हमने कमा लिया, आगे का ऐसा तो नहीं कि डिप आएगा या फिर एक अच्छी छलांग लगाएगा। उस लिहाज से आपका क्या कहना है सर? देखिए स्टॉक अच्छा है और स्टॉक में करीब 110 रुपए के आसपास स्टॉक में ब्रेकआउट आया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और उसके ऊपर ही लगातार ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है।
तो हमारा ऐसा मानना है कि आप यहाँ से 116 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अपवर्ड मूविंग सपोर्ट लाइन 116 पर निकल कर आ रही है। 116 के एसएल से आपको पोजीशन होल्ड करके चलनी है। स्टॉक में और रैली बन सकती है, जैसे जैसे स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, हायर साइड मूवमेंट आएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो चार्ट्स है 116 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है सर, एक विनोद मित्तल साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 1 महीने का टारगेट है इनके, 1 से लेकर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। कह रहे हैं कि सजेस्ट कीजिए सर कि कहाँ किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? 1 महीना तो क्यों, देखिए अब साल तो ख़त्म हो गया, अब नया साल शुरू होगा। अब 1 महीने के होते होते ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बजट शुरू हो जाएगा। तो एक तो इनका नज़रिया जो है 1 महीने के हिसाब से, क्योंकि बजट अब बहुत करीब है, तो इस हिसाब से क्या रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर, और क्या जो 1 से 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस लिहाज से डिवर्सिफाई करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, सीधे सीधे इनको 2 स्टॉक सजेस्ट करते हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू के भी बिलो ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, अंडर वैल्यूड काउंटर हैं। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने मेरा रील देखा होगा, हमने 5 स्टॉक का जिक्र किया है जो अंडर वैल्यूड काउंटर है। उन्हीं में से मैं 2 स्टॉक इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, और 2 से 3 महीने के नजरिए से, जिसमें से पहला स्टॉक रहेगा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 170 रुपए, 371 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है, और ये अभी 175-76 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बुक वैल्यू के 50% नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिस तरह की न्यूज बन रही है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिखा सकती हैं। चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है, सारे कंसोलिडेशन के ऊपर ये काउंटर निकला है। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 220-230 के टारगेट के लिए। इसके बाद दूसरा स्टॉक रहेगा रेन इंडस्ट्रीज, सीमेंट स्टॉक है, और रिसेंटली स्टॉक ने लो बनाया, लो के बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। ये काउंटर भी अपनी बुक वैल्यू के 40-45% बिलो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्टिकली साउंड है, हमें लगता है रेन इंडस्ट्रीज में भी यहाँ से करीब 25 से 30% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 2 से 3 महीने के नजरिए से रेन इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन रेन इंडस्ट्रीज़ में तो हम देखें तो नतीजे जो थे काफ़ी खास रहे नहीं थे पीछे, और अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखूं तो उसका वो नेगेटिव है। तो कोई कंसर्न वाली बात तो नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये सारी चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इसलिए आप देखिए स्टॉक में 170 रुपए से 100 रुपए तक की करेक्शन दिखाई, और लास्ट करीब 2 हफ्ते में देखिए कितना बढ़िया शार्प बाउंस देखने को मिला है। और जो जो वॉल्यूम के साथ बाइंग है, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, और जो भी कंसर्न्स थे वो सारे सेटल हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में 150-155 तक की रैली दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, एक तो रेन इंडस्ट्रीज़ हो गया और एक जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, इसका 2.5% के आसपास है। तो आप जो है इस लिहाज से भी जो है, जो सर की राय है उसको फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। तो सर कितने 1 महीने के नज़रिए के हिसाब से लेके चलना है, या थोड़ा नज़रिया बड़ा करना है इसके लिए 2 स्टॉक? देखिए, 2 महीने हमें देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में काफी इवेंट भी हैं, वॉलेटिलिटी बन सकती है। बट अगर मार्केट में यहाँ से कंटिन्यूटी रहती है तो डेफिनेटली 2 महीने का टाइम होराइजन तो लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने का एटलीस्ट आप यहाँ पे जो है टाइम होराइजन लेके चलिए यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे खबरें भी हैं और सवाल भी हैं, तो एक सवाल भी लेते हैं। चलिए, मैजिकल एआई स्टोरी के नाम से है, एक व्यूअर हैं, कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर सलाह जानना चाह रहे हैं। 1674 के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है, 210 शेयर ले रखे हैं यहाँ पर, और अभी जो है अभी जो स्टॉक है इनके भाव से थोड़ा सा नीचे 1653 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6 महीने का नज़रिया है। सर, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बजट में देखिए 2 थीम तो चलती हैं, एक तो डिफेंस हो गई, एक रेलवे हो गई, तो उस लिहाज से एक तो ये अपने लेवल से ऊपर चले जाएंगे क्या? दूसरी चीज़ ये कि कितना अपसाइड दिख रहा है 6 महीने के लिहाज से आपको? देखिए, बिल्कुल कोचिंग शिपयार्ड के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और काफी हाइप बना था डिफेंस स्टॉक को लेकर, शिपिंग स्टॉक को लेकर, और उसी के चलते इन सारे स्टॉक्स में सेल ऑफ देखने को मिला, करेक्शन आया। बट रिसेंटली जो रिवर्सल्स हुए हैं, वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन हुए हैं, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी इन काउंटर्स में हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कोचिंग शिपयार्ड को बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग करके चलना चाहिए। पहला टारगेट 1800 का बनेगा, 1800 निकालता है, उसके बाद 1880 तक के अपसाइड मूव कोचिंग शिपयार्ड दिखा सकता है, लेकिन टाइम होराइजन आपको 2 से 3 महीने रखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म स्टोरी और मीडियम टर्म स्टोरी सारी डिफेंस को लेकर पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है सर।
कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करते हैं, कुछ खबरें भी हैं सर, क्योंकि जो है स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखेगा कल के खबरों के हिसाब से हम लोग देखें यहाँ पर। तो लेकिन सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपका हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर है सर। और आप देखिए किसी ने सोचा नहीं होगा, कॉपर जो है पिछले 2-3 सालों में आज 11,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 2 साल पहले ये 8,000 के आसपास था। और किस तरीके से यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है और इसके पीछे डिमांड और सप्लाई का साफ तौर पे गेम दिखता है यहाँ पे। और कॉपर की डिमांड इस लिहाज से भी बढ़ी है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जिस तरीके से एआई यानी कि जो आप देखें बड़े बड़े जो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से आप देखें या फिर जो डाटा सेंटर्स जो बन रहे हैं उसमें कॉपर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और इस लिहाज से यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। गूगल भी अभी एक नया बड़ा डाटा सेंटर बना रहा है, उसमें डिमांड है कॉपर की, और भी कई बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं, इस लिहाज से यहाँ पर जो है कॉपर को लेकर स्थिति देखने को मिलेगी। अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात की जाए, आप ये देखिए कि बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं सर। आपके हिसाब से 2026 भी क्या हिंदुस्तान कॉपर के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है? क्योंकि मैं कंपनी के मैनेजमेंट को भी सुन रहा था और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने कई सारे जो यहाँ पर जो खदान थे उनको जो बंद कर दिया गया था उसको वापस खोला जाएगा, देखा जाएगा कि क्या कमियां रह गई, उसको शुरुआत की जाएगी। हालांकि जो नया होता है खदान को उसको तो कम से कम ओवरऑल 15 से 16 साल लग जाते हैं उसको प्रोडक्शन तक लाने में। लेकिन आप इस लिहाज से कैसे देख रहे हैं, क्या ये कॉपर की जो स्थिति है पॉजिटिविटी स्टॉक के लिए भी काफ़ी बेहतर होती दिखेगी 2026 के लिए भी? बिल्कुल, चार्टिकली काफी साउंड है और जिस तरह की खबरें बनी हुई हैं ये सारे अंडर वैल्यूड काउंटर्स हैं। आप देखिए सालों साल करीब 2-3 साल के स्ट्रक्चर उठाइए, 2-3 साल के इनके लेवल्स उठाइए, लगातार सालों साल इन काउंटर्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो। अब इन काउंटर्स का स्प्रिंग खुला है और स्प्रिंग खुलने के बाद आप देखिए चार्ट पर तो ब्रेकआउट आया ही आया है, साथ में पॉजिटिव सारी खबरें भी बनती हुई नजर आई हैं। तो अभी ये रैली बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। वीकली चार्ट्स पे तो बड़ा ही अच्छा साउंड कर रहा है, 500 रुपए तक के टारगेट्स चार्टिकली निकल कर आ रहे हैं। कोई और खबरें बनती हैं वहां पर रिव्यू करेंगे, बट अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं स्टॉक में 500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। वो टारगेट भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। आप देखिए 210 रुपए से स्टॉक में रैली बनी, 350-360 रुपए तक के अपसाइड मूव आए, फिर उसके बाद 2 महीने स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। आप देखिए 210 से 360 150 रुपए बनते हैं और जैसे ही 350 का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में वो टारगेट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं और फ्लैग पैटर्न के लिहाज से 500 रुपए के टारगेट बनते हैं। 350 में आप 150 रुपए ऐड करेंगे तो 500 रुपए तक के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो चार्ट्स पे 500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। कोई डिप आता है खरीदारी कीजिए। और यस 2026 कॉपर जिंक इन सारे मिनरल ओर्स ये सारे काउंटर्स के लिए पॉजिटिव है। वाह सर, देखिए दर्शकों को डबल फायदा होगा। एक तो यहाँ पे नए टारगेट्स पता चल गए, सर ने समझा भी दिया कि किस तरीके से आप टारगेट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कैलकुलेशन होती है, इस लिहाज से आप नजर रख सकते हैं। तो सर जब हिंदुस्तान कॉपर की बात हुई तो जिंक के भी लगे हाथ टारगेट्स बता दीजिए, क्योंकि सिल्वर तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। किस तरीके से आप देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है, बल्कि गोल्ड को पीछे छोड़ता हुआ दिखा है रिटर्न के मामले में। और कंपनी जो है सबसे बड़ी यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिल्वर प्रोडक्शन से जुड़ी, माइनिंग से जुड़ी कंपनी है। यहाँ पर क्या करना चाहिए यहाँ पे? और बहुत सारे एक्सपर्ट तो मान के चल रहे हैं कि ये भाव 700 750 भी जा सकते हैं। आपका क्या नजरिया है? एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे। ये स्टॉक हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास 570 रुपए के आसपास से पोजीशन है और 700 रुपए के टारगेट्स हो जाए हैं। और इसका मैंने सोशल मीडिया पर इंस्टा पर रील भी बनाया है 700 रुपए के टारगेट्स के लिए, वहां पर समझाया भी है क्यों हमें इसमें बाय करके चलना है। देखिए जो चार्टिकली निकल कर आ रहा है 700 रुपए कहीं नहीं गए। हिंदुस्तान जिंक के लिए करीब करीब मैं बात करूंगा 5-6 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसमें ब्रेकआउट 570 पर निकल कर आया है। यानी रैली के बाद भी तब ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप देखिए फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ चार्ट्स पर हुआ है और आप देखिए सिल्वर ऑल टाइम हाई जैसे लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सारा इम्पैक्ट वेदांता ग्रुप की बैकिंग इस कंपनी के अंदर है। गवर्नमेंट की जो इस कंपनी के लिए जो डिमांड कहां से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल यहां से देखने को मिलती है। तो देखिए ये पॉजिटिव है सारा सेक्टर के लिए, स्टॉक के लिए। हमें लगता है इसमें 700 रुपए कहीं नहीं गए, यहाँ पे खरीदिए। कोई भी डिप देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है सर। क्योंकि सर हम अलग से भी चंक लेंगे तो 2 स्टॉक को लेके हम लोग मतलब स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वोडाफोन को लेके आपका क्या नज़रिया? पिछले 6 महीने में 70% ये स्टॉक चला है।
एक साल के अंदर आप देखें तो 61% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 2025 में भी अगर बात करें ईयर टू डेट भी, तो 51% ये जो स्टॉक को चलता हुआ दिखा है। नंबर्स तो सर देखिए 12 का जो लेवल था, आज से मुझे याद है करीब करीब सितंबर में 1-1.5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 12 का जो लेवल था अभी जहाँ पर स्टॉक आके खड़ा है, वो उस लेवल के आसपास होता हुआ दिखा था। और 8-1.5 साल बाद करीब यहाँ पे 1 साल बाद ये 12 का लेवल आके वापस खड़ा होता हुआ दिखा है। यहाँ पे धीरे धीरे बहुत ही स्लोली जो स्टॉक है चढ़ रहा है, लेकिन सारी निर्भरता जो है वो सरकार के फैसले पर यहाँ पर निर्भर करती है। यहाँ पे आपका क्या मानना है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे कैबिनेट बैठक आती है स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। और मेरे ख्याल से जो कैबिनेट बैठक आती है वो वेडनेसडे को कैबिनेट की बैठक होती है, ट्यूसडे को स्टॉक एकदम से अपवर्ड्स में जाता है, फिर वापस जो है जो कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आता नीचे हो जाता है। तो इस हिसाब से वो अप एंड डाउन चल रहा है स्टॉक में। लेकिन आपका क्या नजरिया, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, लेके पैसा डालकर होल्ड करना चाहिए। और हमने टारगेट्स 20 रुपये 22 रुपये के सुझाए हैं। पहले एक शो किया था आपके साथ, वहां भी बोला था कि डबल तक के टारगेट्स हैं 1.5 से 2 साल में। तो उसी टारगेट को हासिल करने के लिए काउंट अप बढ़ रहा है। चार्ट्स पे देखो, खोने के लिए कुछ है नहीं स्टॉक में। इतने सालों से इस कंपनी के रिवाइवल की खबरें आ रही हैं, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब चार्ट्स पे जो कुछ खराब होना था, जो इन्वेस्टर्स का पैसा जाना था, वो सब डूब चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो नया पैसा डालना चाहते हैं, लेके रिस्क लेना चाहते हैं, आप लेके भूल जाइए। चाहे 1000 शेयर लीजिए, चाहे 500 शेयर लीजिए, 1.5 से 2 साल के नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे, डेफिनेटली यहाँ से डबल काउंटर ये काउंटर होता हुआ नजर आएगा। तो बाय करने की सलाह है, डिप में भी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का। ठीक है सर। सर प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करते हैं, इसको लेकर भी एक खबर निकल कर आई है। यहाँ पर खबर ये है कि जो ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज़ है उसमें करीब करीब कंपनी जो है 34% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। हिस्सेदारी को लेकर ये 34% का यहाँ पे जो नंबर है वो निकल कर आया है। बाजार बंद होने के बाद यहाँ पर जो है वेडनेसडे को ये खबर निकल के आई, ट्रांसकोट इंडस्ट्रीज जो है एक प्रस्तावित अधिग्रहण की पहली किस्त जो है उसने पूरी करी है यहाँ पर। और करीब करीब 250 करोड़ में यहाँ पे ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज़ में 34.21% हिस्सेदारी खरीदेगी। सर प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें, पिछले कुछ समय में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो दबाव दिखा है। जो इसके हाइस थे उससे काफ़ी नीचे स्टॉक आया है। और पीछे खबर भी निकल के आई कि जो अमेरिका की तरफ से यहाँ पे जो सेल्स को लेकर ख़ास तौर पे जो यहाँ पे गीगा जिससे जुड़े जो सेल्स हैं उसमें जो टैरिफ को लेकर एक कंसर्न निकल के आया, उसकी वजह से स्टॉक में दबाव दिखा। हालांकि ये है कि सरकार की तरफ से काफ़ी तरह के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए प्रीमियम एनर्जीज़ में? देखिए, चार्ट्स नेगेटिव हैं स्टॉक में। नेगेटिव चार्ट्स इसलिए बने हुए हैं, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आती है तो वो सारी डाइजेस्ट हो जाती है और फिर करेक्शन देखने को मिलता है। और इसीलिए लगातार स्टॉक 1120 रुपये से करेक्शन ही दिखा रहा है। सर उठाता है लेकिन ऊपर से इतना सेल ऑफ देखने को मिलता है, फिर स्टॉक में नए लोज बनते हुए नजर आते हैं। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं और करेक्शन आ सकती है। 810 820 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। जिसके पास भी हायर लेवल का है, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखिए और इस पोजीशन से एग्जिट कीजिए। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, रेन इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, ये ऐसे काउंटर हैं जिनको आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जगह देंगे 2 से 3 महीने के लिए, इस कंपनी का प्रीमियर एनर्जी का लॉस वहां से कवर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी कि आप कवर अप कीजिए यहाँ से स्टॉक में। अगर आपको लग रहा है कि कई बार स्ट्रेटजी ये होती है कि आप इस चीज़ को हट के तौर पे ना लीजिए। यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक में निवेश है और आप मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उसमें निकलना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, एक बेहतर रणनीति हो सकती है। ना कि आप उसमें आप सोचें कि भाई हमें टिके रहना है आज नहीं तो कल जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर स्थिति दिखाएगा। हर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है यहाँ पे। उस लिहाज से आपको समझना चाहिए कि इंडसइंड बैंक को लेकर भी खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने देखा था कई तरह की गड़बड़ियों को लेकर यहाँ पे खबरें निकल के आई थी, स्टॉक काफ़ी टूटा था। लेकिन अब खबर ये है कि खातों में गड़बड़ी से जुड़े मामले में SFIO की जांच जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पे। और आप ये देखिए कि कल जो है ये जानकारी निकल के आई बाजार बंद होने के बाद। SFIO ने कंपनी के जो अधिनियम है 2013 में धारा 212 के तहत जो है वो जांच शुरू कर दी है। मामला अकाउंटिंग से जुड़ी अनियमितताओं का है यहाँ पर। और बैंक को यहाँ पे जो 23 दिसंबर 2025 को यहाँ पे जो एक इसके रिगार्डिंग पत्र भी लिखा था। बैंक के मामले से जुड़ी जो है कई तरह की जानकारियाँ जो हैं वो मांगी गई हैं। सर इंडसइंड बैंक को लेकर जो अकाउंटिंग को लेकर जो गड़बड़ियों का मामला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बैक टू बैक
तमाम तरह की जो नई चीज़ें वो निकल कर आ रही हैं। और हालांकि जो है अपने लो लेवल से तो जब ये खबर निकल के आई थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया है। हिंदुजा ग्रुप का ये यहाँ पे जो है ग्रुप है यहाँ पे, और हिंदुजा ग्रुप की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड और दूसरी कंपनियां हैं, लेकिन इसको लेकर थोड़ी गड़बड़ी निकल के जो चीज़ें निकल के आई हैं अकाउंटिंग को लेकर, किस लिहाज से देखना चाहिए ग्रुप को, उसको माइंड में लेकर चला जाए तो सर? देखिए, मैं इसको नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी काफी सेल ऑफ देखने को मिला है और जो चार्ट्स बने हुए हैं, ये खबर है जरूर, इसका जब प्रॉपर आउटकम आएगा तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव ही साउंड करेगा। इसलिए स्टॉक में अभी मत कीजिए, आप एक दिन दो दिन जाने दीजिए, कोई भी डिप देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंडसइंड बैंक में हम पर्सनली 950 980 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर बैंक रहा है सारे अगर प्राइवेट बैंक्स की अगर आप बात करें तो, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में। हमें लगता है तेजी बन सकती है। अभी 850 के आसपास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, 820 830 के आसपास मिलता है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी 950 980 के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को लेकर है सर, क्योंकि मार्केट में देखिए जिस तरीके से हमने देखा मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ दिखा, ब्लॉक डील होती हुई दिखी और स्टॉक काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 8-8.5% की तेज़ी है, लेकिन 14% तक ये स्टॉक चढ़ गया था। और खबर बेसिकली यही निकल के आई थी कि यहाँ पे जो ब्लॉक डील होती हुई दिखी है और करीब 3.7 करोड़ जो शेयर्स हैं वो डील हुई है और 26% जो हिस्सेदारी है वो ट्रांसफ़र होती हुई दिखी। ऑनरशिप स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव था साफ तौर पर, और उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है वो चढ़ता हुआ दिखा था। नए प्रमोटर के हाथ में जो स्थिति है, और यहाँ पे जो दिलीप पिरामिल है उनका साफ तौर पे कहना था कि नए मैनेजमेंट पे हमें पूरा भरोसा है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ हम सब जानते हैं सर, सबके पास लगेज बैग होते हैं और बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारे जो यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस जो है इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से प्रमोटर्स की जो चेंजेस होते हुए दिखी हैं स्थितियाँ, उस लिहाज से कैसे देखना चाहिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को? देखिए, एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और 2016 से मैं इस काउंटर को होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे चार्ट्स के हिसाब से ही बात करेंगे। जनरली हम अवॉइड करते हैं इस स्टॉक पे बात करना, बट ठीक है, 2016 से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ। देखिए, जो चार्ट बने हुए हैं अभी स्टॉक में, रिसेंटली कुछ खबरें भी बनी हुई हैं, उन खबरों पे मैं बात नहीं करूंगा, बट चार्ट्स पर रिसेंटली ईयरली लो बनाया 340 का। 340 के बाद जो कंसोलिडेशन बना, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकले हैं, और कल सबसे अच्छा जो पॉजिटिव न्यूज था उसके चलते बाइंग आई है, उसमें करीब 2.5-3 करोड़ शेयरों के साथ, 4 करोड़ शेयरों के साथ ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है, 200 डेमा के ऊपर निकल गया है। तो यहाँ से स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 450 पहला टारगेट बनेगा, वो निकलता है। 470 480 के अपसाइड मूव के लिए भी वीआईपी इंडस्ट्रीज मूव कर सकता है। तो यहाँ पे खरीदिए, कोई डिप आता है, डिप में बाइंग करने की सलाह होगी 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर। सर, एक दर्शक है हमारे यहाँ पर धोनी जी, धोनी द बॉस, नाम भी ऐसे एकदम ज़बरदस्त लगाते हैं। कह रहे हैं कि सुजलॉन इन्होंने बाइंग किया 57 के भाव पर, मिड टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर। स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, वो 50-60 की रेंज में ही फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से। Q3 में देखेंगे नंबर कैसे रहेंगे, Q2 में जो है नंबर ठीक ठाक रहे थे यहाँ पर। और क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, मैंने पहले भी अपने दर्शकों को जानकारी दी, चाहे आप अडानी ग्रुप की बात कीजिए, चाहे JSW ग्रुप की बात कीजिए, यहाँ पर वो जो है यहाँ पे विंड टरबाइन को लेकर बहुत तेज़ी से जो है कई तरह के देखिए कि अगर आप JSW की बात करें तो कर्नाटका में उन्होंने प्लांट लगाने जा रहे हैं, बड़ा प्लांट है वो भी यहाँ पर विंड टरबाइन को लेकर। इसकी ना सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिखेगी और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो सर, इस लिहाज से सुजलॉन एनर्जी को कैसे देखना चाहिए? आने वाले दिनों में कंपटीशन क्या बढ़ता हुआ दिखेगा और क्या दबाव स्टॉक में और बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर ये जो रेंज है वो टूटती हुई दिखेगी? देखिए, मैं वेस्ट में कई जगह इधर गुजरात की तरफ मैंने काफी ट्रेवल किया है जी। तो वहां पर तो जब देखा मैंने, इधर हम सोमनाथ की तरफ जाते हैं, द्वारका की तरफ जाते हैं, दीव की तरफ जाते हैं, सुजलॉन एनर्जी पूरे रास्ते में इनके विंड टर्बाइन लगे हुए हैं। और जिस तरह का कामकाज ये कंपनी कर रही है, हमें लगता है एक अच्छे रिवर्सल स्टॉक में बनने चाहिए। वॉल्यूम के साथ चार्ट्स पर बाइंग है, कामकाज काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है और पूरे सेक्टर बज है। तो मुझे लगता है कि सुजलॉन एनर्जी जैसे काउंटर यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाइए,
1 से 1.5 साल के नजरिए से आप पोजीशन बनाते हैं तो हमें लगता है 90 से 100 रुपए तक ऑलमोस्ट डबल ये काउंटर हो सकता है। बट 1 से 1.5 साल के नजरिए से आप पैसा डाल के चल सकते हैं। 100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 40 का। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 40 का। एक दर्शक है हमारे, और अगर हम लोग देखें उनके सवाल को तो इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर पूछा है, पे प्रशांत झा जी ने पूछा है। सर स्टॉक कैसा आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है यहाँ पे? और हमने देखा बहुत पिछले पूरे साल में रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसकी थीम चली नहीं, सबसे अगर अंडर परफॉर्मर रहा तो वो रियल एस्टेट रहा। अब कंपनी जो है बेसिकली इससे फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई है, और सरकार का जो फोकस है कि हर घर का जो सपना जो एक मिडिल क्लास के लिए देखने को जो सरकार लेके चल रही है यहाँ पे, और उसमें ना सिर्फ देखिए ब्याज दरों में भी कटौती होती हुई दिखी, इनकम टैक्स में भी कटौती हुई दिखी, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर जो है घर को लेकर इन्वेस्टमेंट कर सके यहाँ पे। हालांकि जो लग्जरी हाउस की डिमांड थी वो जो है वो बढ़ती हुई दिखी, लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस का बजट भी नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं आप? सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं तो क्या मोमेंटम में स्टॉक आ सकता है यहाँ पे अच्छे खासी? बिल्कुल, आई मीन पॉजिटिव है। आपने देखा हमने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बेट किया है, आधार हाउसिंग फाइनेंस भी उसी तरह का स्टॉक है, और बिल्कुल खरीदारी का मौका है। अच्छी चीज ये हुई है, नो डाउट हाई से करेक्शन आया है बट सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है, और 200 एमआ को स्टॉक ने बचाया है और उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है आधार हाउसिंग को लेके। जिसके पास भी पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। 470 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक में जो पहला टारगेट बनेगा 520 का बनेगा, 520 निकालता है 540 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह है 470 के स्टॉप लॉस के साथ। सवाल हम लोग लेते हैं हमारे दर्शकों का है यहाँ पर, यहाँ पे हिंदी व्याकरण के नाम से यहाँ पर इन्होंने सवाल जो है भेजा है। नमस्कार हर्ष जी, मेरा जो सवाल है इन्होंने जो ले रखा है यहाँ पे दिनोरा इंडिया का एक स्टॉक है यहाँ पर ले रखा है। बेसिकली कंपनी जो है मैन्युफैक्चर सर्विस करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई, और इन्होंने जो बाइंग कर रखी है वो कर रखी है 100 शेयर ले रखे 1131 के भाव पर, जबकि स्टॉक जो है वो 699 यानी 700 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर स्टॉक की? अगर अब और चीज़ें देखें, इसका जो हाई था 1307 था, और स्टॉक जो है अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? देखिए, एग्जिट करने की सलाह है क्लियर कट, और जो कुछ खराब चार्ट्स पे हो सकता है वो सब कुछ अवेलेबल है। और मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि इजी है कि मैंने एग्जिट बोल दिया, इन्होंने इतने ऊपर के लिए ले रखे हैं। देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से अगर पैसा एग्जिट करेंगे तो और जो अपॉर्चुनिटी है वहां पैसा डालेंगे तो इसका लॉस आपका रिकवर होगा। अगर आप इस स्टॉक में 1 साल और इन्वेस्टेड भी रहेंगे तो आपकी ये कैपिटल एप्रिशिएट नहीं होगी। तो इसलिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप एग्जिट कीजिए। आप सबसे खराब चीज स्टॉक में क्या हो रही है, लगातार लोअर हाइज लोअर लोस में काउंटर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम देखिए ड्राई हो गए हैं, वॉल्यूम 2400, पूरे दिन में 2400 शेयरों में स्टॉक में काम हुआ है। इसका मतलब किसी का कोई अट्रैक्टिव है ही नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है इस स्टॉक पे। तो जब स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं बनेगा तो क्या हायर लेवल आपको देखने को मिलेंगे? तो सीधे सीधे आप स्टॉक से एग्जिट कीजिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। आपको अगर बी कैटेगरी के स्टॉक पसंद नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और रेन इंडस्ट्रीज पे बात करी, आप हैवी वेट काउंटर्स खरीदिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, ये वो काउंटर हैं इनमें 1 साल 1.5 साल 2 साल में आप पैसा लगाएंगे तो कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ठोक के मैं बोलता हूं, आपको डेफिनेटली डिलीवर करेंगे। इस स्टॉक से क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। अच्छा सर, बड़ा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट शेयर है यहाँ पे, कॉन्डम बनाने वाली कंपनी क्यूबर्ड। अब आप ये देखिए कि मतलब 2 साल के अंदर जो स्टॉक है वो 10 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। प्रमोटर्स ने जो है यहाँ पर जो अपने जो प्लेजिंग हिस्सेदारी से जो प्लेज कर रखे थे उसको वापस खरीदारी करी है उसकी। और आप ये देखिए, हालांकि जो है प्लेज जो रिड्यूस हुआ है, पहले 36% प्लेज था वो घटकर 20% पर आ गया है, और उसके वजह से स्टॉक में बम्पर रैली देखने को मिली है। और ये जो मार्केट है सर लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। पिछले मैं कुछ डाटा मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन ये जो अगर CAGR के हिसाब से भी देखें तो 10 से 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। इस लिहाज से कैसे देखना चाहिए यहाँ पे क्यूबाइट को? क्या आपको लगता है आगे जो ग्रोथ है वो और संभावित है यहाँ पर? जी, मैं माफी चाहता हूँ, इस स्टॉक पे बात नहीं करूंगा। कुछ कंप्लायंस के चलते मैं इस काउंटर को पे व्यू देना अवॉइड करूंगा। चलिए ठीक है। तो आपने जो कहा सर लार्ज कैप
के स्टॉक्स की आपने बात की कि आपको लार्ज कैप पसंद आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में की तो बात करी आपने। लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि 1-1.5 महीने के लिहाज से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? देखिए, 1-1.5 महीने के लिए सबसे पहले टीसीएस 3600 रुपए के टारगेट्स हैं हमारे। जी। हम उन पर लगातार बात कर रहे हैं। टीसीएस को आप पोजीशन बनाइए, अभी भी 10% का मूव देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक में रैली बनी, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने रैली नहीं दी है। लोगों को लग रहा है कि बहुत मूव कर गया रिलायंस, अभी तो रिलायंस में शुरुआत है। तो रिलायंस को भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हमें लगता है बहुत जल्द इस काउंटर में 1 से 1.5 महीने की अगर आप बात करते हैं तो 8 से 10% का मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल सकता है। 1558 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1650 1670 तक के अपसाइड मूव रिलायंस दिखा सकता है। ये दो ऐसे काउंटर है जहां पर आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक तीसरा स्टॉक बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर है अमंग द फार्मा पैक। स्टॉक ने काफी निराश किया है बट स्टिल हैवीवेट काउंटर है सिप्ला। सिप्ला पे हमारा 22 पॉजिटिव है। पूरा आप फार्मा पैक देखिए, चाहे सन फार्मा को देखिए, चाहे डॉक्टर रेड्डीज देखिए, डिविज लैब देखिए, लॉरिस लैब, इप्का लैब, ये सारे काउंटर्स में बढ़िया मूव आया है, लेकिन सिप्ला अभी तक नहीं चला है। हमें लगता है सिप्ला में एक ऑल ऑफ अ सडन बड़ा मूव आएगा और 10% तक की रैली सिप्ला दिखा सकता है। 1496 बड़े ल्यूक्रेटिव लेवल है। स्टॉक ज्यादातर 1480 और 1500 की रेंज से जब भी टच करता है एक बड़ा बाउंस दिखाता है। तो हमें ऐसा लगता है 1480 के एसएल से सिप्ला को भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ से बनेगा 1570 का। 1600 तक के भी अपसाइड मूव सिप्ला में नजर आते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, इंडिको पे आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि कैबिनेट की तरफ से कई तरह के फैसले निकल कर आए, उसमें से ये भी फैसला निकल के आया कि जो ड्यूपॉली है एविएशन की, जिस तरह की चैलेंज हम लोगों को देखने मिला, एक एयर इंडिया का हो गया, एक इंटर ग्लोब एविएशन का यानी कि इंडिको का हो गया। अब उसके सामने सरकार की तरफ से क्लियरेंस आई कि यहाँ पर एआई हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जो है यहाँ पर उनको जो है टेक ऑफ की यहाँ पे क्लियरेंस मिलती हुई दिखी है, शंख एयर की भी यहाँ पर। तो इस तरह की जो नए कंपनियां हैं उनको अब यहाँ पर जो है क्लियरेंस मिलती हुई दिख रही है, मार्केट में आते दिखेंगे। हालांकि अभी भी इंटर ग्लोब एविएशन की जो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 65% जो है इनका मार्केट शेयर है यहाँ पर। पिछले कुछ समय में स्टॉक में पिटाई हुई, लेकिन अब कंपनी की तरफ से कल एक और बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग को हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी से बुकिंग करा सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ों के लिए हम लोग रेडी हैं, ऑपरेशनली पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जानकारी निकल के आई थी। तो सर, इंटर ग्लोब एविएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फंडामेंटल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के। यहाँ पर जो बेसिकली जो हुआ वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे आपके हिसाब से क्या सलाह है, यहाँ पे आगे के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रिसेंटली स्टॉक में एक ऑपरेशनल ग्लिच हुआ था, उसके बाद उसका गवर्नमेंट ने उसका रिव्यू किया, फिर उसी के चलते ये और एयरलाइंस को जो ग्रीन सिग्नल मिला है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिगो पर है। और इस तरह के अब ऑफर से बोले या फिर इस तरह के नए नए चीजें सामने आएंगी। बट स्टिल जो मोनोपोली था, मार्केट कैप जो इनका करीब 60-65% था, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। तो वो चीज नेगेटिव है इंडिगो के लिए। हमें लगता है इंडिगो में यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। 4850 और 4800 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो सेल ऑन राइस का ये काउंटर है। 4800 रुपए तक के टारगेट्स डाउन साइड के लिए बेच के चलने की सलाह है। तो जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। हमें रिसेंटली 4800 तक के डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे महेश जी का सवाल ले लेता हूं मैं। सैनी साहब का कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करना चाहिए, क्योंकि सर आप अभी फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाउसिंग खास तौर पे। तो इन्होंने जो है 270 शेयर ले रखे 144 के भाव पे। सर स्टॉक जो है देखते देखते बहुत लंबा फेज निकल गया यहाँ पे, और आप देखिए कहाँ पर ये स्टॉक जो था 160 161 के भाव पर था, 95 के लेवल पर आके खड़ा हो गया। निवेशकों की वेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है स्टॉक के वजह से। क्या करना चाहिए यहाँ पे? फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, ग्रुप जो है वो बहुत शानदार है, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ग्रुप के बेसिस पे इस काउंटर में मैं ये बोलूंगा कि बजाज ग्रुप ने, टाटा ग्रुप हुआ, मार्केट को कभी निराश नहीं किया है। सबसे पुराने ग्रुप हैं और अभी भी मैं यहाँ पर इस स्टॉक में जो 144 का जो सर ने ये ले रखा है काउंटर, यहाँ पर एवरेज करने की मैं सलाह दूंगा। इस स्टॉक में डिप के बाद जो कंसोलिडेशन बन रहा है उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। हालांकि उसका ब्रेकआउट नहीं आया है, 97 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप रिस्क लेके अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 90 रुपए का। 90 के एसएल से कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक आया तो 111 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है।
यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो पोजीशन है होल्ड कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 90 का।